ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आप सभी ने देखा था कि हम लोग यहाँ पावर का क्या करते हैं, वितरण करते हैं और उसका ट्रांसमिशन करते हैं। आप सबको मालूम है वह व्यवस्था जिसके माध्यम से विद्युत शक्ति को उत्पादन केंद्र से कहां तक पहुंचाते हैं, कंज्यूमर के घर तक पहुंचाते हैं, ठीक है, वही आपकी क्या कहलाती है, ट्रांसमिशन कहलाती है, ठीक है। उसके बाद साथियों आप ध्यान रखिए, हमारे विद्युत सप्लाई सिस्टम के 3 मुख्य अंग क्या क्या होते हैं। एक आपका जनरेटिंग स्टेशन होता है जहां से पावर का जनरेशन, दूसरा आपका ट्रांसमिशन नेटवर्क होता है जहां से हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचाते हैं, फिर तीसरा आपका क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होता है जिसके माध्यम से सीधे कौन जुड़ा होता है, उपभोक्ता आपका जुड़ा हुआ होता है। विद्यार्थी जी आप जान रहे हैं कि लगभग हमारे वोल्टेज का रेंज कितना कितना हुआ करता है, जनरेशन सेंटर पर 3.3, 6.6 और भारत में कितना तक साहब, 11 केवी तक ज्यादातर, और कहीं कहीं पर हम लोग 33 केवी का भी उत्पादन करने में सक्षम हैं। और जनरेटिंग स्टेशन के पास वोल्टेज को क्या कर देते हैं, स्टेप अप, किसके माध्यम से, स्टेप अप ट्रांसफार्मर के माध्यम से, और तब फिर आपका क्या हो जाता है, 132, 400 केवी, 765 केवी तक का वोल्टेज को हम दूर दराज के क्षेत्रों में डिस्टेंस के हिसाब से भेजने का काम करते हैं। ग्रिड स्टेशन पर क्या लगा होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर भी लगा होता है, दोनों की व्यवस्थाएं हम लोग करने का काम करते हैं। विद्यार्थी जी अल्टरनेटर जो है वह क्या कर रहा है, स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को कनेक्ट करके इसके द्वारा आप फीडर को सप्लाई देने का काम करते हैं, किसके माध्यम से, अल्टरनेटर के माध्यम से। एसी को डीसी की अपेक्षा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना क्या है साहब, सस्ता है कि बढ़िया है, एसी सस्ता है, डीसी क्या है, थोड़ा महंगा पड़ता है। लेकिन हम लोग अब एचवीडीसी का क्या करने लगे हैं, इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि उसका इस्तेमाल करने से हमें क्या क्या फायदा होता है, ये आपकी फेरांती इफेक्ट, आपकी स्किन इफेक्ट, आपका कोरोना दुष्प्रभाव, ये सब बिल्कुल भी नहीं होता है। कंडक्टर की संख्या और मात्रा भी क्या होती है, कम लगती है। यहां पर आपको 4 लेना पड़ रहा, वहां आपका 2 से ही काम चल जाता है। साथ ही साथ हमारे टावर का खर्च भी बच जाता है साहब। बूस्टर का प्रयोग करके हम लाइन के वोल्टेज रेगुलेशन को मेंटेन करने का काम करते हैं। प्रायः बूस्टर के रूप में हम कौन सा जनरेटर यूज करते हैं, डीसी सीरीज जनरेटर यूज करते हैं। अदरवाइज हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर का भी यूज बूस्टर के रूप में कर लिया करते हैं साहब जी। सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर एससीआर जो है 100 एम्पियर तक की विद्युत धारा को क्या करता है, एसी को डीसी में बदलने का काम करता है। एसी को डीसी में बदलना सस्ता है, लेकिन डीसी को एसी में बदलना महंगा है। इन्वर्टर की कीमत आप सब जानते हैं क्या होती है, अधिक होती है साथियों। अब जरा ध्यान रखिएगा, बहुत से ऐसे काम है जो सिर्फ डीसी पर होते हैं, जैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग का काम है, बैटरी चार्जिंग है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का संचालन है, ये सब किस पर होता है, सिर्फ डीसी पर होता है। विद्यार्थी जी कम मान वाली विद्युत धारा के पारेषण के लिए आपको क्या लेना पड़ता है, पतले चालक तार का प्रयोग करना पड़ता है। करंट बढ़ेगा, आपका चालक का व्यास क्या होगा, बढ़ेगा, करंट घटेगी, चालक का व्यास घट जाएगी। विद्युत धारा में 95% कमी होने पर चालक तार की धातु के वजन में कितना तक कम आ जाती है, जितना डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। पावर के बारे में तो जानते हैं, VI cos phi होती है। हमारी लाइन के लिए जो लॉसेस है उसका मान क्या होता है, 3p² रो L बटा 3Vm² cos² phi इंटू A4। ये cos² phi आपका क्या है, पावर फैक्टर है। आप जानते हैं मेरा पावर फैक्टर बढ़ेगा, लाइन लॉसेस घटेगा, मेरा वोल्टेज सप्लाई का क्या होगा, ट्रांसमिशन का बढ़ेगा, लाइन लॉसेस घटेगा। लाइन लॉसेस घटेगी तो क्या बढ़ जाएगी साहब, आपकी दक्षता निश्चित रूप से क्या हो जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। तो हम लोग पावर फैक्टर को क्या करके, बढ़ा करके, और वोल्टेज के मान को बढ़ा करके लाइन लॉसेस को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, ये ध्यान रखिएगा। चलिए विद्यार्थी जी आइए, अब यहां पर हम लोग चर्चा करेंगे क्षैतिज रूप से जो हमारी ओवरहेड लाइन है, लो मीडियम हाई, ये सब सीमाओं में हम लोग क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। विद्यार्थी जी आप सबको कल ही बता दिया था, लकड़ी के खंभे की लंबाई 6 से 9 मीटर होती है और व्यास 15 से 25 सेंटीमीटर के बीच हुआ करता है। रेल पोल में जो खंभा लेते हैं वह ठोस होता है, सॉलिड होता है, और कैसा होता है, टी सेक्शन वाला, पटरी का जो रेल है उसी का स्ट्रक्चर का होता है। इसका वजन 20 से लेके 45 kg प्रति मीटर तक होता है, ठीक है कि नहीं साहब। ध्यान दीजिएगा कि हमारा जो डबल शेड वाला इंसुलेटर है 650 वोल्ट के लाइन में, और उससे अधिक के लिए भी हम लोग प्रयोग करते हैं, लेकिन अधिक में जाएंगे तो कौन सा करेंगे, ट्रिप वाला, और डबल शेड वाला 650 तक ही यूज करेंगे। सस्पेंशन में कोई भी तार लपेटने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप उसका निचले भाग में क्या लगा देते हैं, क्लिप में कसने की व्यवस्था होती है। और सस्पेंशन हमेशा कैसे होता है, वर्टिकल होता है, झूले की तरह होता है, समझ गए।
ठीक है साहब जी, सबसे ज्यादा वोल्टेज रेंज में यही प्रयोग में लिया जाता है। ओवरहेड लाइन में एल्युमिनियम का, तांबा का या जीआई का तार लेते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हम किसका यूज करते हैं? ACSR का यूज करते हैं। तांबा में 1 से 2% कैडमियम मिलाने पर क्या होता है? उसकी सामर्थ्य, उसकी ताकत बढ़ जाती है। कितनी बढ़ती है? 50% तक बढ़ जाती है। विद्यार्थी जी, बर्ड है आपका, चिड़िया वगैरह है, या फिर जैसे अभी भूकंप आया था उसकी वजह से प्रॉब्लम हो गया, तो उसमें क्या लगाते हैं हम लोग? गार्डिंग का प्रयोग करते हैं, जो वजन को क्या करता है? सह लेता है। ठीक है कि नहीं? चलिए, तुम्हारा भी पंखा हिल रहा था जी। अच्छा, आइए जरा ध्यान देते हैं। सिरोपरी सर्विस लाइन की न्यूनतम ऊंचाई जो है वह क्या होती है? 19 फीट होनी चाहिए। तो लो वोल्टेज के लिए हम लोग 3 फेज 4 वायर सिस्टम का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है कंज्यूमर को कितने पर होता है? 3 फेज 4 तार से होता है। ठीक है, चलिए विद्यार्थी जी, तो अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं 11 kV का यदि कोई वोल्टेज लाइन है तो निश्चित रूप से किसके अंदर कंसीडर होगा? सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आएगा, क्योंकि सेकेंडरी में 11 को बदल के किस में कर देंगे? 400 और 230 में कर देंगे। ठीक है साहब जी, आप जानते हैं कि 11 kV को 400 वोल्ट में बदलने के लिए कौन सा ट्रांसफार्मर लेना पड़ता है? स्टेप डाउन लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? स्टेप डाउन लेना पड़ता है। ठीक है, आइए जरा आगे बढ़ते हैं। हमारी वोल्टेज ट्रांसफार्मर 380 वोल्ट से अधिक को मापने के लिए प्रयोग में ली जाती है, क्योंकि उच्च वोल्टेज के मान के मेजरमेंट के लिए हम वोल्टमीटर का निर्माण करने में सक्षम नहीं होते हैं। और ये जो वोल्टेज ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर PT होता है, ये एक प्रकार का स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। क्या होता है? स्टेप डाउन होता है साथियों। चलिए विद्यार्थी जी, HRC फ्यूज का प्रयोग कहां तक करते हैं? 30 से लेकर 1000 एम्पियर तक के करंट के रेंज में किया करते हैं। ठीक है, 10, 37 और 61 क्या होते हैं? ये चालक होते हैं। कहां पर? जिसे हम कंड्यूट पाइप के माध्यम से ले जाते हैं आपके नियंत्रक केबल के अंदर। आइए विद्यार्थी जी, फीडर की लंबाई जो है या फीडर की मोटाई किसके आधार पर आप तय करते हैं? धारा रेटिंग पर करते हैं। और हर जगह क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। और आपका प्रयास ये रहता है कि फीडर में वोल्टेज ड्रॉप क्या हो? मिनिमम से मिनिमम हो। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। हमारे डिस्ट्रीब्यूशन के 3 मुख्य भाग क्या है? पहला फीडर है, दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर है, और तीसरा आपका क्या है? सर्विस मेन है। ये आप ध्यान रखिएगा। भूमिगत केबल में हम लोग PVC इंसुलेशन का प्रयोग करके तब काम करते हैं, और अपने घरों में भी केबल है वह भी किसका होता है? PVC का होता है। विद्यार्थी जी ध्यान दीजिए, रखिएगा कि हम लोग परमानेंट विद्युत दोष, यानी आपका ओवरहेड लाइन जो है उसमें अगर चालक का तार टूट गया, सपोर्ट डैमेज कर गया, और फिर आपकी परस्पर कंडक्टर जुड़ गई तो शॉर्ट सर्किट हो गया, ये सब किसके अंदर आते हैं? आपके परमानेंट इलेक्ट्रिकल फॉल्ट के अंदर आते हैं। और आपको मालूम होना चाहिए हमारा 2 तरह का फॉल्ट, जिसमें एक फॉल्ट कौन सा है? सिमेट्रिकल, दूसरा क्या है? नॉन सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल में फेज के लेकर कोई अंतर नहीं होता, फेज शिफ्टिंग को लेकर कोई समस्या नहीं होती, बैलेंसिंग सर्किट को लेकर कोई परेशानी नहीं होती। बस क्या होता है? LLL। कौन सा फॉल्ट हो गया? LLL फॉल्ट। लाइन 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 और ग्राउंड का फॉल्ट जो है ये किसके अंदर आता है? सिमेट्रिकल के अंदर आता है। बाकी LG हो गया, LL हो गया, LLG हो गया, ये सब किसमें चला आता है? अनसिमेट्रिकल में। तो अनसिमेट्रिकल में क्या होती है? मेरे लाइन के बीच फेज के भी क्या होते हैं? अंतर समान नहीं रहते, वहां भी वेरिएशन निश्चित रूप से साहब हो जाता है। चलिए एक आध क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। सैग के बारे में क्वेश्चन है यहाँ पर। ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन का स्पैन कितना दिया है? 200 मीटर दिया है। लाइन कंडक्टर पर वजन कितना है? अधिकतम तनाव कितना है साहब? 1400 kg है। आपसे पूछ रहा है सैग क्या होता है? सरकार आप जानते हैं सैग को ही हम क्या कहते हैं? झोल कहते हैं। हम चाहते हैं कि मेरा तार क्या हो जाए? सीधा रहे, लेकिन कितना भी टाइट करते हैं सीधा रह नहीं पाता है। ये ग्राउंड है, यहां से यहां तक की दूरी क्या कहलाती है? ग्राउंड क्लियरेंस कहलाती है। ये पूरा टाइट करके रखिएगा, और इसके बीच जो ये गैप हुआ है, जो झूल रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं? सैग कहते हैं, झोल कहते हैं। जैसे मकड़ी का जाला लगा देता है तो नहीं लटक जाता है घर में, वही बात होती है विद्यार्थी जी, ये ध्यान रखिएगा। तो सैग का फॉर्मूला क्या है? S बराबर WL²/8T होता है। क्या होता है सरकार? WL²/8T होता है। क्वेश्चन में आपका वेट कितना दे दिया? 0.7 kg प्रति मीटर दे दिया। हमारी साहब लेंथ कितना दे दिया? 200 मीटर दे दिया। टेंशन कितना कह रहा है? 1400 kg। तो क्या करिए? डायरेक्ट वैल्यू रख दीजिए और उत्तर निकाल लीजिए। तो W के जगह पर रख दीजिए 0.7, L का मान 200 गुना 200 स्क्वायर में, अब बटा 8 का 8 है, T कितना हो गया? 1400। सिंप्लीफाई किए तो कितना हो गया? 2.5 मीटर तार आपका क्या हो रहा है? झूल रहा है। हम कभी नहीं चाहते हैं कि हमारा तार ज्यादा से ज्यादा झूले, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए विद्यार्थी जी,
अगला प्रश्न देखिए, बड़ा ही कठिन प्रश्न है। कह रहा है कि 11 केवी और 0.8 का पावर फैक्टर पर हमारा 1100 किलोवाट का बिजली क्या कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है। ठीक है कि नहीं, क्या कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है। इस लाइन में 1 ओम का कुल प्रतिरोध और 3 ओम का क्या है, लूप प्रतिघात है। तो हमारी कह रहा दक्षता कितनी होगी, जल्दी बताइए विद्यार्थी जी। शनि रविवार को भी आपका 12 से 3 क्लास चलेगा, ठीक है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं साहब। अब P बराबर हमारा क्या हो गया, 1100 किलोवाट। ठीक है, वोल्टेज का मान क्या हो गया, 11 केवी। ठीक है, तो cos फाइ आपका क्या हो गया, 0.8 हो गया। अब जरा देख लीजिएगा आई का मान क्या होता है, P बटा V cos फाइ। अब देख लीजिए मेरा पावर जो है कितना दे दिया, 1100। तो 1100 गुना 10 की पावर कितना हो गया, 3 हो गया। अब हमारा V का मान है 11 गुना 10 की पावर 3 और cos फाइ कितना है, 0.8। बस डाटा पुट करिए, आंसर मिल जाएगा। तो हमको I का मान यहां से कितना निकलता है, 125 एम्पियर निकल जाता है। तो हम 125 गुना 125 गुना कर दिए 1, तो 15,625 वाट आपका क्या मिल गया, लॉस। लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा, हमको एफिशिएंसी पूछा था। जब एफिशिएंसी पूछा था तो आउटपुट आपका क्या था, 11 के भी था ना, 11,000 के भी। तो 11,000 गुना 10 की पावर 3 अब बटा आउटपुट भी क्या हो गया, 11,000 नहीं 1100, 1100 गुना 10 की पावर 3 अब बटा फिर 1100 गुना 10 की पावर 3। यह वैल्यू आपको दिया हुआ है यहाँ पर 1100 किलोवाट, उसी के आधार पर यहाँ ले रहे हैं। अब बाकी लॉसेस आपका कितना हो गया, 15,625। ठीक है, सिंप्लीफाई कर दिए, कितना आ रहा है, 98.60 आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा काम कैसी लेते, चलिए साहब। एक 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन क्या है साहब, 1 सेंटीमीटर की त्रिज्या के चालकों का उपयोग करती है, जो सम्मित रूप से क्या है, 4 मीटर की दूरी पर है। अब आपका जो है परावैद्युत सामर्थ्य कितना है, 30 केवी प्रति सेंटीमीटर है। लाइन वोल्टेज किसके बराबर होगा, ठीक है, जिस पर कोरोना हो रहा है। तो जरा देख लीजिए विद्यार्थी जी, ये वाला फॉर्मूला तो आपको याद होगा, हमारी क्या है, डिसरप्टिव क्रिटिकल वोल्टेज। ठीक है कि नहीं। अब जरा ध्यान दीजिए, एक IRS आया था, बहुत टैलेंटेड व्यक्ति था, चांस था कि उसको टिकट मिलता, लेकिन उसको ठेल दिया। समझे कि नहीं, नहीं दिया उसको टिकट। तब यहां पर ध्यान दीजिएगा, G0 क्या होता है, 30 के भी प्रति सेंटीमीटर। अब यहां पर साहब जी दी आपका 4 मीटर है, तो सेंटीमीटर में बदलिएगा तो 400 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और रेडियस कितना दे दिया है, 1 सेंटीमीटर है। तो सरकार जब सब सेंटीमीटर है तो सबको सेंटीमीटर लेके चलिए। अब VD0 क्या है आपका, G0 डेल M0 log E का बेस D बाय R। सब लोग जानते हैं कि अगर हमारा इन्वायरमेंट स्वच्छ है तो डेल का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। M0 भी आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा स्टैंडर्ड कंडीशन में। तो G0 के बदले में 30 लिख दीजिए, 1 log E का बेस 400/1 कर दीजिए। मान आपका कैलकुलेट करके क्या होता है, मान कैलकुलेट करके 179.634 आ गया। लाइन वोल्टेज आप जानते हैं VL बराबर क्या होता है, √3 × VPH होता है। ये जो आपका डिसरप्टिव क्रिटिकल वोल्टेज है, ये कौन सा वोल्टेज है, फेज वोल्टेज है। तो हम इसको गुना कर दिए, मान कितना आ गया, 311 के भी आ गया। ठीक है, आइए विद्यार्थी जी ध्यान देते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन भी तो आप लोग बना ही लीजिएगा। 3 स्क्वायर सेंटीमीटर का क्रॉस सेक्शन है, 150 मीटर के स्पेन के लेवल सपोर्ट से क्या है, जुड़ा हुआ है। दूरी कितना है, 150 मीटर स्पेन का। कंडक्टर का भार कितना दे दिया है, 7800 केजी प्रति क्यूबिक मीटर। आपका प्रतिबल कितना है, 1000 केजी प्रति स्क्वायर सेंटीमीटर। तो यहां से अब ध्यान दे दीजिए, हमारी जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो क्वेश्चन में कितना दे दिया, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर।
अब विद्यार्थी जी वर्किंग स्ट्रेस तो 1000 kg प्रति सीएम स्क्वायर दिया है, मेरा वर्किंग टेंशन हमको निकालना पड़ेगा, ये रहेगा तबे ना WL²/8T करिएगा। तो हमको निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, वर्किंग टेंशन का फॉर्मूला होता है वर्किंग स्ट्रेस गुना क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर। तो वर्किंग स्ट्रेस कितना है 1000 kg प्रति सीएम स्क्वायर, आपका एरिया है 3 सीएम स्क्वायर कैंसिल, खाली क्या बच गया 3000 kg। कितना हो गया साहब 3000 kg हो गया। तो बस यही निकालना था, निकल गया क्वेश्चन से। अब आपका मन है कि भाई साहब हम निकाल लें, क्या निकाल लें, सैग निकाल लें, तो आप कर लीजिएगा WL²/8T कर लीजिएगा। W का मान जितना है वो लिख दीजिए, L का मान आपका 150 है, T का मान यहाँ 3000 निकल गया, सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। ठीक है कि नहीं विद्यार्थी। चलिए ये तो थ्योरी का पार्ट है जहां से हम लोग समझ रहे हैं कि हमारी जो लॉसेस होती है वो क्या होती है बी स्क्वायर के विद कर्मानुपाती, और पावर फैक्टर के वर्ग का भी क्या होती है विद कर्मानुपाती होती है, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं साहब। ये क्वेश्चन बहुत हाईलाइटेड है, आप लोग को तो कंठाग रही है कि नहीं है। चलिए साहब तो इसमें तो सीधा क्या करना है, सेफ्टी फैक्टर क्या होता है जल्दी से बताइए। हरिराम जी आए हैं कि नहीं आए हैं? आया है जी, तो फिर बोल नहीं रहा है कुछ, एकदम ठंडा में गुप्त हो गया है लड़का, बताइए। तब यहाँ ठंडा में लोग अनशन कर रहा है 5 दिन से, आइए देखिए यहाँ पर कमल ओढ़ के बैठा हुआ है। तो चलिए, खाया है ये बोलना आसान है, लेकिन इसका प्रूफ दे दीजिए तब आपका सम्मान करेंगे। ठीक है कि नहीं, ठीक है कि नहीं। किसी पर कटाक्ष कर देना बहुत आसान है, लेकिन जरा आप उसको एग्जामिन करके देख लीजिए तब पता चल जाएगा। अगर वो खा के कर रहा होता ना तो आपको मालूम है कि ये मीडिया और इतनी सारी चीजें छोड़ देती, जो दूसरे का दोस्ती पर जो दे दिया है गाड़ी कि भैया आप जाइएगा लेटिंग पेशाब कीजिएगा, उसके लिए आप हल्ला मचा दिए कि 25 लाख रुपया करके भाड़ा लग रहा है। अरे भैया 25 लाख 50 लाख में तो बस हो जाता है जी, है कि नहीं है। 5 दिन का जो हम 2.5 करोड़ उतना भाड़ा देंगे, उतना तो नया गाड़ी खरीद लेंगे, स्वाभाविक सी बात है। वो पूर्णिया के पूर्व सांसद पप्पू सिंह का बस था, समझे कि नहीं। पप्पू सिंह जिसको राजा जी के नाम से जाना जाता है, बहुत अकूत संपत्ति है, 2000 बीघा जमीन है उसको, धन्ना सेठ है, 500-600 एकड़ में आम का बगीचा है, 10 करोड़ का तो आमे बेचता है, समझे कि नहीं। वो दिया था दोस्ती में कि भाई मेरा गाड़ी ले लीजिए। तो जब उतना छोटा चीज पे इतना बवाल मच गया तो आप कहेंगे खा के कर रहा था, तो आपको लग रहा कि छोड़ देता, पेट हाथ सब चीर देता डॉक्टर, है कि नहीं है। तो वो सब कोई बात नहीं था, बाकी समय बहुत लगेगा। हम तो कहवे कि नस में जो जहर बसा है जाति का, वो थोड़े खत्म होगा जी, सवाल ही नहीं पैदा होता। हम आपके जीते जीत नहीं हो पाएगा। देखिए सेफ्टी फैक्टर क्या होता है, अंतिम भंजन प्रतिबल बटा क्या होता है सुरक्षित कार्यकारी प्रतिबल। तो अंतिम भंजन 4 है और सुरक्षित हमको निकालना है, और सेफ्टी फैक्टर क्या है 5 है। तो हम लोग क्या 4/5, तो 4/5 करके देखिए कितना हो रहा, ठीक है लिखा हुआ है। तो जब कह दिए तो ठीक ही है। चलिए अब साहब जी यहाँ कह रहा 22 के भी 50 हर्ट्ज का सिंगल ओवरहेड रोधन लाइन के लिए लड़ी की दक्षता धारिता आपको निकालनी है। तो यहां पर देख लीजिएगा हमारे स्ट्रिंग की संख्या 2 है, डिस्क सीएम हमने मान लिया धारिता सी, इसका भी क्या मान लेते हैं सी, दोनों आपस में बराबर ही होगा। ठीक है, तो CS/CM क्या होता है के का मान, तो दोनों कट के 1 हो गया। 2 डिस्क है तो उसके लिए वोल्टेज का अनुपात का समीकरण होता है V1/1/V2/1 प्लस के बटा V3/2 प्लस के, आगे बढ़ते जाएगा तो V4 बढ़ता चला जाएगा। तो हमको 2 ही लिया है, 2 ही लेके चलेंगे। तो अब यहां पर क्या कर दिया हमने, V1/1 बराबर V/2 प्लस के दोनों बराबर है। तो जब दोनों बराबर है तो सिंप्लीफाई कर दीजिए, V1 बराबर क्या हो जाएगा आपका V1 × 1 प्लस के भी हो जाएगा, या नहीं तो V1 बराबर आपका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो V × 2 प्लस के भी मान आ जाएगा। तो जो भी मान आएगा तो हमने पहले टर्म में ले लिया V1 × 1 प्लस के। तो अब यहां से परसेंटेज इफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करेंगे, V1 + V2/2 × 2V2, क्योंकि हमारा Vn किसके बराबर है V2 के बराबर है n नंबर ऑफ कंडक्टर्स के लिए। तो यहां डाटा पुट कर दीजिए V1 + 2V1, अब बटा क्या हो जाएगा 2 × 2V1, किसके बदले में ऑन बिहाफ ऑफ दिस V2, क्योंकि V2 किसके बराबर था हमारे V1 के बराबर। तो दोनों मान जब रख दिए तो आपका क्या हो गया 3V1/4, यानी 3/4 गुना 100, V1 कट गया, बराबर क्या है 75%। ठीक है कि नहीं। चलिए साहब
अब यहां पर देख लीजिए, ये भी एक फॉर्मूला भी इसका याद रखना जरूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एल का मान कितना होता है, हमारे लाइन इंडक्टेंस का मान 4 × 10⁻⁷ log e का बेस कैपिटल d बाय स्मॉल r होता है हेनरी प्रति मीटर में। अब यहां से ध्यान रखिएगा साहब जी, आपको क्वेश्चन में क्या कह दिया, इसमें तो कुछ पूछा ही नहीं है, इसमें सीधा कहा है d चालक का मान है, r त्रिज्या है, प्रेरकत्व का क्या मान होगा जरा बता दीजिए। तो यही मेरा वैल्यू है। अब 4 × 10⁻⁷ को आप तोड़ने का मन होगा तो तोड़ करके भी कह सकते हैं, तोड़िएगा तो ये वैल्यू आएगा 0.4 log e का बेस d बाय r मिली हेनरी प्रति किलोमीटर। यहां मिली, इधर किलोमीटर, तो दोनों आपका 6 और उधर एक आपका माइनस में, तो 6 1 7 का पावर यहां सेटलमेंट हो गया। तो ये वैल्यू याद रख लीजिएगा, डायरेक्ट फार्मूला में आपको पूछ सकता है। चलिए विद्यार्थी जी, हम लोग लाइन की दक्षता के बारे में तो जान ही रहे हैं कि हमारा कैसे बढ़ेगा, पावर फैक्टर और पावर फैक्टर के वर्ग का क्या होता है, समानुपाती होता है। दक्षता समानुपाती होती है, लॉसेस विद कर्मानुपाती होती है। इसमें भी तो आपका पूछा गया क्वेश्चन है, कितना हो जाएगा आंसर बता दीजिए जल्दी से। 800 एम्पियर प्रति स्क्वायर इंच हो जाएगा। कितने के लिए पूछा था आपको, बस बार के लिए रेगुलर क्रॉस सेक्शन नॉर्मली करंट डेंसिटी के हिसाब से। तो यहां पर स्टैंडर्ड है 630 के लिए 524 और 800 के लिए 549, 1000 के लिए 586। जैसे जैसे मेरा धारा क्षमता बढ़ता जाता है, मेरा क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। चलिए विद्यार्थी जो ऑब्जेक्टिव को देखने का प्रयास करते हैं, उत्तर देने का कष्ट करिएगा आप लोग।